नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आपका स्वागत करता हूं लीगल एंड लॉजिकल विजन के इस चैनल पर, जहां हम कानूनी मामलों एवं कोर्ट के निर्णयों का निष्पक्ष और गहराई से विश्लेषण करते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कानून की समझ न रखने वाले हमारे दर्शक भी मामले को आसानी से समझ सकें। आज हम चर्चा कर रहे हैं हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा द्वारा 17 मार्च 2025 को दिए गए एक फैसले की, जिस पर भारी विवाद खड़ा हो गया है। लोगों का आरोप है कि न्यायाधीश ने यह कहकर गलत फैसला दिया है कि स्तन दबाना और नाड़ा खींचना बलात्कार नहीं है। कुछ लोगों ने तो अपने वीडियो और फेसबुक पेज पर जज की अमर्यादित भाषा में बहुत बुरी और कड़ी आलोचना की है। यहाँ तक कि मेरे आसपास रहने वाले कुछ लोग तो इस फैसले से काफी व्यथित और उद्वेलित भी नजर आए। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह एक चरित्रहीन जज द्वारा दिया गया भ्रमित करने वाला निर्णय है। केंद्रीय मंत्री आनंदपूर्णा देवी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हालिया फैसले पर अपनी निराशा व्यक्त की है और इसे गलत फैसला कहा है। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट से मामले में स्वतः संज्ञान लेने का आह्वान किया है। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या टीवी और वीडियो की हेडलाइंस देखकर जज की यह आलोचना उचित है, वाजिब है? क्या मामले को समझे बिना और निर्णय पढ़े बिना प्रतिक्रिया देना उचित है? क्या हम न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र और उसकी सीमाओं को समझते हैं? क्या हम जानते हैं कि कोई भी कानून केवल देश की संसद बनाती है? जज केवल कानून की व्याख्या करते हैं और उस कानून के निहितार्थ को परिभाषित करते हैं। आज इस वीडियो में हम इस पूरे विवाद की सच्चाई समझेंगे, कानून की बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि पॉक्सो एक्ट 2012, जो बच्चों के किसी भी प्रकार के शोषण से सुरक्षा हेतु बना है, का क्या दुरुपयोग भी हो सकता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन ये सामान्य नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं, कानून में रुचि रखने वाले लोगों तथा कानून के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वे इसे पूरा देखें ताकि आप इस फैसले की पूरी सच्चाई समझ सकें। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इस मामले के तथ्यों को समझ लेते हैं। शिकायतकर्ता आशा देवी ने आरोप लगाया कि जब वह अपनी ननद से मिलने के बाद अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ घर लौट रही थी, तो उनके ही गांव के 3 लोग, पवन, आकाश और अशोक, रास्ते में उन्हें मिले। पवन ने आशा देवी से उनकी लड़की को घर छोड़ने के लिए बाइक पर बैठने का प्रस्ताव दिया और कहा कि वह उसे घर तक सुरक्षित पहुंचा देगा। यह आश्वासन पाकर आशा देवी ने अपनी लड़की को छोड़ने की अनुमति उसे दे दी। रास्ते में आकाश और पवन ने लड़की से छेड़छाड़ की, उसके स्तनों को पकड़ा और उसके पजामे का नाड़ा तोड़ दिया और उसे पुलिया के नीचे खींचकर ले जाने की कोशिश की और उसके कपड़े उतारने की कोशिश की। गवाह सतीश और भूरे ने कहा कि वे उसी रास्ते से पीछे से आ रहे थे और जब उन्होंने लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वो वहां पहुंचे, जिस पर पवन और आकाश ने उन्हें कट्टे से धमकाया और जान से मारने की धमकी दी और उसके बाद वो भाग गए। इसके बाद आशा देवी जब शिकायत करने पवन के घर गईं तो पवन के पिता अशोक ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी। आशा देवी को रास्ते में उनके गांव के जो 3 लोग मिले थे, उसमें पवन लड़का है, उसके पिता अशोक हैं और पवन की मौसी के लड़के का नाम आकाश है। आशा देवी पुलिस के पास FIR कराने गई थी, लेकिन पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जिसके कारण उन्होंने मजिस्ट्रेट के पास धारा 156(3) में अपनी शिकायत की आवेदन दिया था। चलिए इस मामले का दूसरा पक्ष भी समझते हैं, जो मीडिया में दिखाया ही नहीं जा रहा है और पत्रकारों द्वारा नेताओं से प्रश्न पूछने से पहले उन्हें बताया भी नहीं जा रहा है। दर्शकों, आरोपी और शिकायतकर्ता आपस में रिश्तेदार हैं तथा दोनों पक्षों के बीच पहले से ही विवाद और मुकदमेबाजी चल रही थी। आकाश की मां रंजना ने पूर्व में 4 लोगों, राजीव, शैलेंद्र, सुखवीर और विदेश नाम के व्यक्तियों के खिलाफ धारा 354B, 504 एवं 506 अर्थात एक महिला पर हमला करने, छेड़छाड़ एवं अपमानित करने या उसके कपड़े उतारने के इरादे से पकड़ने, मारने की धमकी और मारने पीटने के मामले में FIR कर रखी थी और उस मामले में पुलिस द्वारा जांच पूरी कर लेने के बाद कोर्ट में चार्जशीट भी लगा दी गई थी। अब यहाँ प्रश्न ये खड़ा होता है कि कहीं यह मामला प्रतिशोध का तो नहीं है? क्या यह संभव नहीं है कि इस मामले को पिछले केस के जवाब में दर्ज कराया जा रहा हो?
चूंकि आरोपी और शिकायतकर्ता आपस में रिश्तेदार हैं, इससे यह मामला और भी जटिल हो जाता है। लड़की के सगे चाचा जो घटना के गवाह हैं, वो रंजना द्वारा पूर्व में लिखाए गए एफआईआर और मुकदमे में आरोपी भी हैं। यहां यह भी प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जब दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी और मुकदमेबाजी पहले से ही चल रही थी, तब कैसे आशा देवी ने अपनी लड़की को उन लड़कों के साथ अकेले छोड़ आने के लिए अपनी सहमति दे दी। आइए अब समझते हैं कि हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने क्यों कहा कि स्तन दबाना और नाड़ा खींचना बलात्कार नहीं है। जब आशा देवी अपनी लड़की की छेड़छाड़ की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंची, तो पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज ही नहीं की, क्योंकि पुलिस पहले से ही जानती थी कि जिन लोगों के विरुद्ध ये आरोप लगा रही हैं, उनकी मां रंजना ने पहले ही अपने साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मुकदमा इन शिकायतकर्ताओं के खिलाफ लिखा रखा है, और हो सकता है ये पेशबंदी के तौर पर मुकदमा लिखा रही हो। बहरहाल जो भी हो, पुलिस जाने कि उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं लिखी, एफआईआर उनकी नहीं लिखी गई। मामला तो तब गंभीर हो गया और कानूनी प्रश्न बन गया जब मजिस्ट्रेट ने आशा देवी की शिकायत पर अपनी अदालत में उनकी शिकायत को स्वीकार कर लिया तथा धारा 200 सीआरपीसी के तहत शिकायतकर्ता और उसके गवाह सतीश का बयान धारा 202 सीआरपीसी के तहत रिकॉर्ड करने के बाद अभियुक्त पवन और आकाश को धारा 376 आईपीसी और धारा 18 पॉक्सो एक्ट के तहत तथा अभियुक्त अशोक को, जो उनके पवन के पिता हैं, को धारा 504 और 506 आईपीसी के तहत सम्मन जारी किया। सम्मन आदेश से व्यथित होकर और जिन धाराओं में सम्मन भेजा गया था, उनके विरोध में अभियुक्तों ने हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि धारा 376 बलात्कार के लिए, धारा 504 जानबूझकर अपमानित करने एवं शांति भंग करने हेतु, धारा 506 गंभीर रूप से धमकी अर्थात हत्या या जान से मारने या अधिक चोट पहुंचाने, संपत्ति का विनाश करने के लिए मानी जाती है। वहीं पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 18 उन मामलों से संबंधित है जहां कोई व्यक्ति अधिनियम के तहत दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयास करता है, लेकिन वह पूरा नहीं कर पाता। यह प्रावधान कहता है कि ऐसे मामलों में अपराधी को उस अपराध के लिए निर्दिष्ट सजा का आधा हिस्सा ही सजा में दिया जा सकता है। अर्थात यदि बलात्कार कर दिया होता तो उसकी सजा आजीवन कारावास है। चूंकि बलात्कार नहीं हो पाया तो आजीवन कारावास की सजा की आधी सजा का दंड दिया जाएगा। पर यह आधी सजा कैसे निश्चित की जाएगी? भारत में आजीवन कारावास की सजा को अधिकांशतः मृत्युदंड के स्थान पर ही दिया जाता है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम बी श्रीहरन 2016 में यह स्पष्ट और पुष्ट किया गया है कि आजीवन कारावास का अर्थ है जीवन भर की सजा, और न्यायालयों को यह अधिकार है कि वे विशिष्ट अवधि या शर्तें तय कर सकें। परंतु आजीवन कारावास का अर्थ है मृत्यु होने तक कारावास। अब फिर एक कानूनी प्रश्न खड़ा हो जाता है, यदि आधी सजा का प्रावधान होगा तो आखिर कितनी सजा दी जाएगी? अब समझते हैं कि न्यायालय ने क्या कहा और उसका कानूनी आधार क्या था। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि न्यायाधीश कानून नहीं बनाते, वे केवल उसकी व्याख्या करते हैं। संसद कानून बनाती है और न्यायपालिका उस कानून के अनुसार निर्णय देती है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 375 बलात्कार को निम्नलिखित रूप में परिभाषित करती है। इसको भी समझ लेते हैं। एक पुरुष द्वारा बलात्कार तभी माना जाएगा जब कोई पुरुष किसी महिला के यौनांग में अपना अंग, शरीर का कोई भी अंग, उंगली या कोई वस्तु को उसकी सहमति के बिना या बलपूर्वक उसके शरीर में प्रवेश करता है, तब इसे बलात्कार कहा जाएगा। पति के रूप में विश्वास दिलाकर, धोखा देते हुए या धोखा देने के प्रयोजन से शारीरिक संबंध बनाना भी बलात्कार की श्रेणी में ही आता है। महिला को डरा धमकाकर या उसके प्रिय जन को मारने की धमकी देकर या चोट पहुंचाने की धमकी देकर उससे डरा करके स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शारीरिक संबंध बनाना भी बलात्कार की श्रेणी में ही आता है। महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ हो या नशे में हो या उसे नशा करा करके उसकी सहमति प्राप्त करके बनाए गए शारीरिक संबंध भी बलात्कार की श्रेणी में ही आते हैं। इन सब में सहमति की अनुपस्थिति अर्थात महिला की सहमति ना होना सबसे आवश्यक शर्त है, तभी वो बलात्कार माना जाएगा। लेकिन यदि पीड़िता की उम्र 18 साल से कम है तो सहमति उसने दे भी दी हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता और इसे स्वतः बलात्कार माना जाएगा।
और बलात्कार के मामले में शारीरिक संभोग पेनिट्रेशन इस अपराध का मुख्य तत्व है और तभी यह बलात्कार कहलाएगा। अब इस केस में न्यायालय ने लगाए गए आरोपों में पाया कि अभियुक्तों ने पीड़िता के स्तन दबाए और नाड़ा खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई भी यौन संबंध पेनिट्रेशन नहीं हुआ। इस आधार पर न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि यह यौन उत्पीड़न सेक्सुअल असॉल्ट की श्रेणी में आता है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि बलात्कार का आरोप तभी लगाया जा सकता है जब यौन प्रवेश पेनिट्रेशन हुआ हो। सुनील भारती मित्तल बनाम सीबीआई 2015 के मामले में अदालत ने कहा कि किसी को दोषी ठहराने से पहले उसकी पूरी जांच करनी आवश्यक है। रेक्स बनाम जेम्स लॉयड 1836 मामले में न्यायालय ने कहा कि केवल शारीरिक छेड़छाड़ को ही बलात्कार नहीं कहा जा सकता। एक्सप्रेस बनाम शंकर 1881 न्यायालय ने साफ किया कि जबरदस्ती और यौन इच्छा के बावजूद अगर प्रवेश नहीं हुआ है तो बलात्कार का आरोप नहीं बनता है। अमन कुमार और अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा 2004 में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही थी कि बलात्कार के अपराध को साबित करने के लिए प्रवेश पेनिट्रेशन आवश्यक तत्व है। यह दिखाने के लिए स्पष्ट और ठोस प्रमाण होने चाहिए कि आरोपी का शारीरिक संपर्क पीड़िता के यौन अंगों के साथ हुआ था, चाहे वो कितना भी हुआ हो, चाहे कितना भी कम हुआ हो, लेकिन होना जरूर चाहिए। अब दर्शकों को यह स्पष्ट हो गया होगा कि हाईकोर्ट जज ने मामले में कोई निर्णय नहीं दिया है, अपितु मात्र पहले से लिखे हुए कानून को परिभाषित किया है और संबंधित मजिस्ट्रेट को सही धाराओं में सम्मन भेजने के मात्र निर्देश दिए हैं। अब प्रश्न यह भी है कि पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए लाया गया था। इसका उद्देश्य था कि किसी भी बच्चे के साथ होने वाली यौन हिंसा के अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन क्या इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है? यह एक प्रश्न खड़ा हो रहा है। यह कुछ गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है। क्या लोग अपने निजी झगड़ों का बदला लेने के लिए इस कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं? यह भी प्रश्न खड़ा हो रहा है कि क्या माता पिता अपने ही बच्चों को झूठे मामलों में ढाल बनाकर अपने विरोधियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं या उनसे दुश्मनी निभा रहे हैं? क्या समाज की नैतिकता इतनी गिर चुकी है कि बच्चे भी दुश्मनी निकालने का माध्यम बन रहे हैं? या बच्चों से भी माता पिता से दुश्मनी है तो हम बच्चों से भी निकालेंगे? ये दोनों तरफ से है, दोनों पहलू हैं इसके। पॉक्सो एक्ट जितना जरूरी है उतना ही इसका दुरुपयोग भी खतरनाक है। इसलिए न्यायालय को हर मामले में सबूतों और परिस्थितियों को ध्यान से देखना पड़ता है। यह मामला न्यायपालिका की सीमाओं को भी दर्शाता है। जजों का काम कानून की व्याख्या करना है, न कि सामाजिक नैतिकता के आधार पर कोई फैसला देना या कोई दर्शन देना। अब सवाल यह भी उठता है कि इस फैसले की आलोचना कितनी उचित है। क्या आलोचना करने वाले लोग कानून को सही तरीके से समझते हैं? क्या वो ये जानते हैं कि न्यायालय केवल कानून की व्याख्या करता है, उसे लागू करवाता है, लेकिन उसे बदल नहीं सकता? क्या उन्होंने पूरा फैसला पढ़ा है जो आलोचना कर रहे हैं, या वो सिर्फ सुर्खियों को देखकर ही जज को दोषी ठहराई दे रहे हैं? मित्रों, आप इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले की आलोचना टीआरपी बढ़ाने और सुर्खियां बटोरने के लिए की जा रही हैं, या अपने वीडियो में लाइक्स को बढ़ाने के लिए, या फेसबुक में अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए की जा रही हैं, या वास्तव में न्यायालय ने कोई गलत फैसला दिया है, या मात्र कानून को परिभाषित करते हुए निर्णय दिया है कोर्ट ने? या आप ये मानते हैं कि एक जज के घर से मिले करोड़ों रुपयों ने सारे जजों के निर्णयों को भी संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया है? दर्शकों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।